मॉर्निंग। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इंश्योरेंस का मीनिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस किए थे, जिसमें 4 टाइप के प्रिंसिपल आप लोगों को दिए हुए थे। प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का टॉपिक है, जिसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा पार्ट है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 2 टाइप आती है, एक आता है होल लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा आता है एंडोमेंट इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब बेटा क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक्स नाम का पर्सन है, मान लो एक्स नाम का पर्सन है, उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है 1 करोड़ रुपीस की। उसने अपनी इंश्योरेंस करवाई है 1 करोड़ रुपीस की। जैसे ही उस पर्सन की डेथ होती है, उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपीस इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी। जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको 1 करोड़ रुपीस प्रोवाइड कर देगी। ये होता है होल लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन बेटा इसके अंदर ऐसा है कि लाइक मिस्टर एक्स नाम का पर्सन, उसकी फैमिली के लिए ये 1 करोड़ रुपए भी बहुत कम होते हैं। बिकॉज पर्सन लाइक अगर कोई उसका रिलेशन वाला है, उसके बच्चे हैं, तो उसके बच्चे क्या अपने पापा की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। वो उनके लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू डिजर्व करते हैं। बट ये सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को उतना अमाउंट मिल जाता है। सेकेंड आपको दिया हुआ है एंडोमेंट इंश्योरेंस। सेकेंड क्या दिया हुआ है बेटा? एंडोमेंट इंश्योरेंस। अब एंडोमेंट इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है बेटा? मान लो जैसे मिस्टर एक्स नाम का ही पर्सन है, उसने इंश्योरेंस ली हुई है 15 साल तक, 15 इयर्स तक उस बंदे ने प्रीमियम भरा, प्रीमियम का पेमेंट किया, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई। ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर 15 साल तक उसने जितना भी प्रीमियम पे किया होगा, उसको उतना प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। ये होता है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहला गुड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, दूसरा फायर इंश्योरेंस है और तीसरा अदर जनरल इंश्योरेंस है। तो पहले हम बात करेंगे मराइन इंश्योरेंस की। मराइन इंश्योरेंस कहां से रिलेट करता है बेटा? वाटरवेज से रिलेट करता है। कहां से रिलेट करता है? वाटरवेज से रिलेट करता है। $325 इयर्स से ये चलते आ रहा है। ये कंसेप्ट लॉयड्स ऑफ लंदन ने दिया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था कि मराइन इंश्योरेंस भी होना चाहिए। बिकॉज गुड्स वाटरवेज के हेल्प से भी जाते हैं, तो वहां पर भी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो लॉयड्स ऑफ लंदन ने 324 इयर्स से भी पहले ये कंसेप्ट प्रोवाइड किया था मराइन इंश्योरेंस का। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एयर इंश्योरेंस। बाय वे ऑफ एयरवेज अगर हम कोई भी गुड्स सेल यानी ट्रांसफर करते वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो रिस्क ज्यादा रहता है कि गुड्स अगर प्लेन क्रैश हो गया तो हमें लॉस होने के चांसेस है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम लोग क्या करते हैं? एयर इंश्योरेंस करवाते हैं। एयर इंश्योरेंस इज मोर रिस्की देन मराइन इंश्योरेंस एंड रेलवेज। और इन दोनों से ज्यादा प्रीमियम कहां पर पे करना होता है? एयर इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा प्रीमियम का पेमेंट करना होता है। लास्ट आपको दिया हुआ है रेलवेज एंड रोडवेज, यानी बाय वे ऑफ रोडवेज और रेलवेज अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर, तो वहां पर चोरी होने का डर होता है, कोई एक्सीडेंट होने का डर होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रोडवेज और रेलवेज का इंश्योरेंस करवाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फायर इंश्योरेंस। आग लग जाना, हम लोग डर लगता है बेटा कि कहीं पे कुछ हो जाए, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फायर इंश्योरेंस लेके रखते हैं कि जिससे अगर लॉस होता है तो हमको वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम पास हो जाता है। लास्ट दिया हुआ है बेटा अदर इंश्योरेंस। अदर इंश्योरेंस में बेटा कोई भी टाइप आ सकती है। मान लो एज अ टीचर हम लोग कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली हमारा काम बोलने का होता है, स्कूल्स होते हैं, ट्यूशंस होता है, सब कुछ होता है। तो
तो हमें थ्रोट इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे बेटा, तो फर्स्ट सेकंड लाइन के अंदर आपको एक एग्जांपल दिया होगा, सिंगर अपनी वॉइस का इंश्योरेंस करवाता है। मान लो अगर मेरा कुत्ता है तो मैं उसका भी इंश्योरेंस करवा दूंगा। मान लो अगर मेरे व्हीकल है तो मैं उसका भी इंश्योरेंस करवा दूंगा। मान लो मेरे फर्नीचर है तो मैं उनका भी इंश्योरेंस करवा दूंगा। अदर इंश्योरेंस में सब टाइप आ जाता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस। अब अपने कंट्री के अंदर दो टाइप के इंश्योरेंस चलते थे, एक था लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा था जनरल इंश्योरेंस। अब यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्राइवेटाइजेशन इंश्योरेंस चलता था, यानी प्राइवेट कंपनीज इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे, तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। तो अपनी गवर्नमेंट ने 19 जनवरी 1956 को LIC कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश कर दिया, यानी नेशनलाइज कर दिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर LIC की कितनी भी कंपनीज होगी वो इनके अंडर वर्क करेगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करेगी। अब बेटा लाइफ इंश्योरेंस को तो नेशनलाइज कर दिया, जनरल इंश्योरेंस बचा था, तो जनरल इंश्योरेंस में 1956 के बाद से करप्शन होना स्टार्ट हुआ था। तो अपनी गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 1973 को जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट पास किया था। वो एक्ट पास हुआ था, देखो बेटा एक्ट कब पास हुआ था? 1972 के अंदर। एक्ट पास हुआ था 1972 के अंदर, लेकिन एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 जनवरी 1973। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को भी नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है IRDA। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ IRDA। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश हुई थी 1999 के अंडर। अब बेटा जब IRDA एस्टेब्लिश किया था लाइफ इंश्योरेंस, अगर मान लो मुझे मेरी कंपनी एस्टेब्लिश करनी है तो मुझे पैसों की जरूरत होगी। अगर मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है तो अपनी गवर्नमेंट ने इनिशियली 26% का फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में 2015 में उसको इंक्रीज करके 49% कर दिया। मान लो मेरी इंश्योरेंस कंपनी है तो 49% का इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनी कर सकती है, 51% मेरा रहेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 51% आप लोग अग्री करोगे 51 is greater than 49, so whose rule will be applicable? 51% वालों का। तो अपनी गवर्नमेंट ने यही सोच के किया कि अपना होल्डिंग उसके अंदर ज्यादा रहेगा, 51% रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो होल्डिंग है वो कम रहेगा, तो डोमिनेंस किसका रहेगा? हमारा ही रहेगा। तो IRDA के अंडर में जो भी कंपनीज वर्क करती थी तो उसके लिए उन्होंने मेन पर्पस क्या था? तो पहला चॉइस, आप लोग टीवी पे ऐड देखते होंगे policybazaar.com, कंपेयर करो और सिलेक्ट करो। तो वेरियस चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है, उसमें से जो चॉइस आपको आपके लिए बेनिफिशियल लगे वो चॉइस हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड आपको दिया हुआ है हेल्दी कंपटीशन। दो कंपनी है, ये कंपनी प्रीमियम मांगती है 10,000, ये कंपनी मांगती है 9,500। आप बताओ कौन सी कंपनी लोगे? 9,500 वाली। फिर ये कंपनी क्या करेगी? 9,250 करेगी। फिर कौन सी लेंगे? ये वाली। इट मींस हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा, तो इससे कस्टमर्स को बेनिफिट होगा। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट है मोबिलाइज रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज इंश्योरेंस रिलेटेड है उन सबको हमें क्या करना है? मोबिलाइज करना है, इकट्ठा करना है और फिर उसको प्रॉपर यूज के अंदर लेना है। नेक्स्ट दिया है सेल्फ डिसिप्लिन। पहले के जमाने में जब इंश्योरेंस कंपनीज ये एक्ट पास नहीं हुआ था तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी मर्जी से काम करते थे, लेकिन जैसे ही IRDA एक्ट पास हो गया, यानी सबको इसके अंडर वर्क करना है, इसके अंडर कंपलसरी वर्क करना है। अगर नहीं करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा, उनका LIC का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उनको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। क्लियर? लास्ट दिया हुआ है कंप्लेंट्स रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है सॉल्यूशन, रिड्रेसल का मतलब होता है सॉल्यूशन। मान लो कि कोई कंपनी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस करके,
मैक्स लाइफ इंश्योरेंस करके कोई कंपनी, मैंने उसका इंश्योरेंस लिया था, अब वो मुझे क्लेम पास करके नहीं दे रहे, मैं क्या करूंगा, IRDA को इन्फॉर्म करूंगा कि वो मेरा क्लेम पास करके नहीं दे रहे। तो IRDA क्या करेगा, सीधा पहुंचेगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के पास, उससे आंसर मांगेगा कि भाई आप उस पर्सन का क्लेम पास क्यों नहीं करके दे रहे हो, और अगर जेन्युइन रीजन होगा कि भाई मैं क्लेम के हकदार हूं, तो ऑटोमेटिकली वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को फोर्स करेगा, कंपलसरी करेगा कि आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। बेटा इतना ये पूरा इंश्योरेंस का टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग जस्ट टेक्स्ट बुक में एक बार गो थ्रू कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछना, ठीक है बेटा, थैंक यू।